हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 10 पंडिता रमाबाई इसको स्टडी करेंगे। तो ऑथर का इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। डॉक्टर अनुपमा उजगरे ये लेखिका है। जन्म 1949। प्रसिद्ध लेखिका, बहुत ही फेमस राइटर है। सांगी, पश्चात हे काव्य संग्रह, ये इनके काव्य संग्रह है, यानी स्टोरीज़ के कलेक्शन है। चांदनचूड़ा ललित लेख संग्रह, चांदनचूड़ा ये ललित लेख का संग्रह है। पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णू शास्त्री चिपळूणकर इत्यादी चरित्रात्मक लेखन तसेच महाराष्ट्राचा खाद्य संस्कृती कोश प्रसिद्ध, यानी ये सब फेमस पर्सनालिटी के ऊपर ये लोग ने चरित्रात्मक लेखन यानी बायोग्राफिकल राइटिंग्स लिखी है उनकी ज़िंदगी के ऊपर। और महाराष्ट्र का खाद्य संस्कृति फूड कल्चर, इस पर इनका कोश यानी डिक्शनरी ये भी बहुत फेमस है। अच्छा, अब इस लेसन में क्या है, स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठेत केले आहे, प्रस्तुत पाठातून केले आहे। यानी खुद की ज़िंदगी तो उनकी बहुत ही संघर्षमय थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरी औरतों की ज़िंदगी में नंदनवन फुलवणाऱ्या, बहुत ही खुशियों भरा बाग फुला देने वाली पंडिता रमाबाई, इनकी प्रेरणादायी यानी बहुत ही इंस्पायरिंग वर्णन डिस्क्रिप्शन इस प्रस्तुत पाठ में कविते ने किया है। तो चलो देखते हैं पंडिता रमाबाई कौन है और इन्होंने स्त्रियों के लिए, विमेन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या काम किए। ये बहुत अच्छा प्रेरणादायी वर्णन, इंस्पायरिंग डिस्क्रिप्शन हम लोग रीड करते हैं। कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। तो कलकत्ता शहर में देशभक्त आनंद मोहन, इन्होंने औरतों के लिए एक खास सभा बुलाई थी। ये भारत की स्त्रियों के लिए पहली सभा थी, यानी उस ज़माने में औरतों की सभा ज़्यादा होती नहीं थी। पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। अच्छा, इस सभा में बोलने के लिए जो आई थी वो पंडिता रमाबाई थी और उनको बंगाली भाषा नहीं आती थी। अब क्योंकि कलकत्ता में ये सभा थी तो वहाँ तो सब बंगाली बोलने वाली औरतें थी, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। तो इसलिए उन्होंने मायबोली यानी मदर टंग के जैसा सराव यानी प्रैक्टिस, यानी बहुत ही फ्लुएंटली संस्कृत बोलती थी, तो इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषे में वहाँ भाषण किया। बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला। तो उन औरतों के समझने के लिए बंगाली भाषा में उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन उस वक्त किया गया। स्त्रियांची पहली सभा, अभी इस सभा की क्या क्या वैशिष्ट्य, क्या स्पेशलिटी थी। औरतों की ये पहली सभा थी। पहली स्त्री वक्ता यानी स्पीकर, पहली लेडी स्पीकर थी। वह सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद, और उनका जो भाषण था उसका ओरल ट्रांसलेशन हो रहा था, मौखिक ओरल। पहले रिटन ट्रांसलेशन होते थे बुक्स के, लेकिन यहाँ भाषण का ऑन द स्पॉट ओरल ट्रांसलेशन कोई दूसरी औरत कर रही थी। तो ये इस सभा की वैशिष्ट्य ठरली, स्पेशलिटी इस सभा की ये सारी चीज़ें थी। स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में औरतों को शिक्षणापासून यानी शिक्षण से वंचित ठेवले जात असताना, वंचित यानी डिप्राइव, उनको रोका जाता था, उनको सीखने को नहीं दिया जाता था। ऐसे ज़माने में एक पर प्रांतातील यानी दूसरे स्टेट की, प्रांत स्टेट पर दूसरा, पर भाषक भाषा भी उनकी दूसरी, ऐसी स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन वो अपने भाषण में महाभारत के ज़माने का संदर्भ यानी रेफरेंस, यानी उस ज़माने की औरतों का रेफरेंस दे रही थी कि उस ज़माने की औरतें भी ऐसा ऐसा बड़ा काम करती थी, यानी आप लोग भी कर सकते हो। सभेत प्रबोधन करते, तो वो सभा में भाषण दे रही थी। ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती, ये घटना ही बहुत ही अजीब व गरीब थी, यानी ऐसा सोचना भी उस ज़माने में बहुत मुश्किल था। अब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ दिया है। आई, वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले। तो उनकी मम्मी और वडील यानी पिताजी और बंधु यानी भाई,
इन सब का निधनानंतर यानी निधन यानी उनकी डेथ हो गई थी, नंतर उसके बाद निधन के बाद डेथ के बाद एकटे जगणे किती कठीण आहे, अकेले ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, कठीण मुश्किल हे अनुभवल्यावर अनुभव एक्सपिरियन्स ये एक्सपिरियन्स हो जाने के बाद रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले। रमाबाई ने विवाह यानी शादी करने का फैसला किया। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याति असलेल्या, विद्वान बहुत ही नॉलेजेबल वकील लॉयर, ख्याति बहुत ही फेमस, तो बहुत ही फेमस लॉयर के तौर पर मशहूर बिपिन बिहारी मेधावी, बिपिन बिहारी मेधावी ये उनका नाम था जो फेमस लॉयर है, यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या। इनके साथ में उनका रीतसर रीति रिवाज के मुताबिक विवाह हुआ, शादी हो गई। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षांचे म्हणजे त्यावेळच्या रूढींच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। उस वक्त में उनकी उम्र, वय यानी उम्र 22 साल की थी, यानी उस वक्त की रूढ़ी यानी उस वक्त के कल्चर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था, फारच वाढलेले होते। उस वक्त में बहुत कम उम्र में यानी बालपन में ही विवाह हो जाता था। विवाहानंतर 2 वर्षांच्या आतच बिपिन बाबूंचे निधन झाले। अभी दुर्दैव से पहले तो उनके माँ बाप तो डेथ हो ही चुका था और शादी होने के 2 साल के अंदर ही बिपिन बापू की भी डेथ हो गई। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून, तो अब डेथ होने के बाद ये क्योंकि ये थी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सुधारक यानी सोशल वर्कर्स जो लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, विनंती यानी उनके रिक्वेस्ट पर, महाराष्ट्र के जो सोशल वर्कर्स थे उनकी रिक्वेस्ट पर रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन, तान्ह्या छोटी, अपनी छोटी बच्ची को लेकर पुण्यात आल्या। पुणे शहर में आ गए जो महाराष्ट्र का एक शहर है। त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले। तो महाराष्ट्र में पुणे में उनका पहला व्याख्यान भाषण न्यायमूर्ती यानी जज रानडे इनके घर पर हुआ। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। तो वहाँ पर हर आठवड़े में, आठवड़ा यानी हर वीकली एकेका घरी एक के घर में उनका व्याख्यान होगा असे ठरले, ऐसा फैसला किया गया। बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। अच्छा, उस ज़माने में कोई औरत तो स्पीच देती नहीं थी, तो बाई माणूस बोलते तरी कशी, औरत भाषण कैसा देती है हे पाहण्याची, ये देखने की उत्कंठा, क्यूरियोसिटी प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। हर पुरुष को, हर मेल को ये बहुत ही क्यूरियोसिटी हो गई थी कि ये औरत भाषण कैसा देती है। व्याख्यानाला येणाऱ्यांना आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिताबाईंच्या व्याख्यानांच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली असे, अशी आठवण आपल्या ससऱ्यांबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली आहे। तो काशीबाई कानिटकर ये उस ज़माने की एक लेडी थी, वो अपने ससुरिया बरोबर, अपने ससुर के साथ में इस भाषण में गई थी। तो उन्होंने ऐसी एक आठवण, ऐसी एक रिमेंबरन्स एक लिख के रखी अपने बुक में। क्या था वो कि व्याख्यानाला येणाऱ्यांना आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय, अपने साथ में जो आदमी भाषण सुनने आ रहा है वो अपने घर की एक औरत को भी लेकर आना ज़रूरी है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, अशी पंडिताबाईंच्या व्याख्यानांच्या निमंत्रण पत्रिकेत, ऐसा उनके व्याख्यान के जो इन्विटेशन कार्ड होता था, निमंत्रण पत्रिका इन्विटेशन कार्ड, एक अटच घातलेली होती, ऐसा एक कंडीशन ही उसमें डाला हुआ था। ऐसा ये लेडी नोट करके बता रही है। क्यों ऐसा कंडीशन डाला था उन्होंने, ताकि लेडीज़ लोग को भी लोग इसी बहाने से लाए और लेडीज़ लोग ये इनके भाषण सुन के वो भी कुछ ज़िंदगी में कर सके। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे। अब वो भाषण में क्या बताती थी और क्या वो लेडीज़ लोग को बताती थी कि लेडीज़ लोग ने शिकले यानी सीखना चाहिए व शिकवले पाहिजे और सिखाना भी चाहिए। त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। उसके लिए अपनी मातृभाषा का, अपने मदर टंग का अचूक ज्ञान, बहुत ही सही नॉलेज मिलना चाहिए, प्राप्त केले पाहिजे, लेना चाहिए हमको। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन, यानी शिक्षिका यानी टीचर बन के खड़े रह सके ऐसे औरतों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन एनकरेजमेंट म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत। तो इसलिए औरतों को क्या देना चाहिए, शिष्यवृत्तियाँ। शिष्यवृत्तियाँ यानी स्कॉलरशिप्स, कुछ स्टाइपेंड, कुछ पैसा लेडीज़ लोग को प्रोत्साहन के तौर पे देना चाहिए।
अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमीशनकडे केली। ऐसी सिफारिश यानी ऐसी रिकमेंडेशन उन्होंने उस ज़माने में ब्रिटिश लोग का एक हंटर नाम का आदमी था, उसका कमीशन था, वहाँ पर उन्होंने ऐसी सिफारिश की। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला। अनाथ यानी ऑर्फन, अपंग यानी जो अपाहिज होते हैं, विधवा यानी विडो, तो ऐसे स्त्रियों की सेवा करना और उनको स्वावलंबी यानी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, किसी पे डिपेंड न हो, ऐसा जीवन जी सके यासाठी कार्य करण्याचा इस मकसद के लिए मैं काम करूंगी, ऐसा निश्चय, ऐसा अपना डिसीजन रमाबाई ने पुणे में, मुंबई में और अहमदाबाद में अपने भाषणों में वहाँ के जो पुढ़ारी थे, पुढ़ारी यानी लीडर्स, और धनवान यानी वेल्थी पर्सन्स, इनको कळवला, इनको बताया ताकि वो लोग भी इनके मिशन में हेल्प कर सके। पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे हा विचारच काहींना पटला नहीं। लेकिन क्योंकि वो उस ज़माने के लोगों का समझना अलग था, तो ऐसे काम की समाज में कोई ज़रूरत है ऐसा ही ये सोच ही उनको समझ में नहीं आई। एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयांत होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली। तो उसमें के एक जो अमीर आदमी था उसने 10,000 रुपया तो दिया, लेकिन ऐसा कंडीशन लगाया कि 10,000 रुपये में आप 40,000 रुपये का काम करके दिखाओ। यानी ऐसे अजीबोगरीब लोग तरीके से लोग उनको उस ज़माने में परेशान भी करते थे और उनको समझ में भी नहीं आता था इनका काम। मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत। अब स्त्री जाति के बारे में इनके क्या विचार थे वो बता रहे हैं कि मेरे नज़दीक भारत की सभी औरतें बराबर है, सारखीच आहे, बराबर आहे। जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंद मात्र आहे, जिस वक्त तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी है, रक्त खून, तेथपर्यंत उस वक्त तक आपल्या स्त्री जाति से, हमारी जो स्त्री जाति है, इनके कल्याण व सुधारना, कल्याण यानी वेलफेयर और सुधारना इम्प्रूवमेंट, उनके वेलफेयर के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए करण्याच्या कामापासून मी पराडमुख होणार नहीं। जो काम मैं कर रही हूँ उससे मैं अपनी पीठ नहीं मोड़ूंगी। पराडमुख, टर्न बैक, पीठ मोड़ना, तो उस काम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे। स्त्री जात की सुधारना, सुधारना यानी उनके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाना, उनका अपलिफ्टमेंट करना, इसका मैंने व्रत लिया है। व्रत यानी इसकी कसम खाई है, इसका ओथ लिया है। रमाबाईंच्या या उद्गारांवरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते। तो रमाबाई के इस उद्गार से, इस उनके भाषण से ये सुनकर ही हमको स्त्री जाति के बारे में उनको कितना प्यार था और उनके दुख दूर करने के बारे में कितनी तड़मड़ थी। तड़मड़, डिज़ायर, बहुत ही अंदर से, दिल से उनकी इच्छा होना, हे दिसून येते, ये दिखकर आता है। रमाबाईंची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली। अब उनकी जो बेटी थी मनोरमा, वो बाहर के देश से ब्रेल लिपि सीख कर आई। ब्रेल ये अंधे लोग जो होते हैं उनको हाथ लगाकर वो लोग पढ़ते हैं, ऐसी लिपि होती है। तो उसकी वजह से जो स्त्री अंधी होती है उसको भी सिखाने के लिए उनको सोय हो गई, सहूलत हो गई। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ति मिशन की स्थापना केली। अब इस मकसद के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुक्ति मिशन। मुक्ति यानी किसी चीज़ से छुटकारा, यानी औरतों को छुटकारा दिला के उनकी अपलिफ्टमेंट करना, बुराइयों से निकाल कर उनको अच्छी शिक्षण दे के उनको ऊंचाई पर लेके जाना। मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक एक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले। तो मुक्ति मिशन में जुजबी शिक्षण यानी बेसिक एजुकेशन देकर मुलींना, लड़कियों को स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट करने के मकसद से रमाबाई ने उनको जुजबी शिक्षण तो दिया ही, उसके साथ ही लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले, छोटे छोटे बिझनेस भी उनको सिखाए। तो क्या क्या छोटे उद्योग उनको सिखाए? केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे यानी बनाना लीफ से बास्केट बनाना, वाखाच्या दोऱ्या वळणे यानी जूट की दोरी बनाना, बेताच्या खुर्चियाँ विनने, बेत से खुर्ची बनाना, कुर्सी बनाना, लेस, स्वेटर, मोजे विनने, लेस, स्वेटर और मोजे बुनना,
गाई बैलांचे खिल्लार, गाई और बैल का पालन पोषण करना. शेळ्या मेंढ्याची चेरनी, शेड़ा यानी बकरी, मेढ़ा यानी शीप, बकरी और शीप की चरनी, उनका ग्रेजिंग, उनको पालना. म्हशींचा गोठा यानी भैंसों का तबेला, म्हशी यानी बफेलो, भैंस. दूध दुभते, तो तबेले में से दूध और दही ये सब प्रोडक्शन करना. कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों का पालन. सांडपाणी मैल्यापासून खत, सांडपाणी यानी सीवेज वाटर, और मैले गंदे पानी से खत बनाना. खत यानी मैन्योर, जो खेती में यूज़ होता है. भांड्यावर नावे घालणे, बर्तनों पर नाम लिखना. भांड्यांना कलई करणे, बर्तनों पर कोटिंग करना. हातमागावर कापड सतरंजिया विणणे, हातमाग यानी हैंडलूम, हैंडलूम पर कापड़ यानी कपड़े, और सतरंजिया यानी वो बैठने की चादरें, इसको बुनना. घाण्यावर तेल काढणे, घाणी यानी वो जो गिरनी होती है जिसमें बैल घूमते हैं और तेल बनता है, तो वो बिझनेस भी. और छापखान्यातील टाइप जुड़वणे सोडणे, छापखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, उसका टाइप जुड़वना और सोड़ना. उस ज़माने में जो प्रेस होता था उसके अंदर वो वर्ड्स बिठाने पड़ते थे, तो वो भी उनको सिखाया. चित्रे छापने, इसी तरीके से पिक्चर्स को कैसा छापते हैं. कागज़ मोड़ने, पुस्तक बांधने यानी कागज़ को बेंड करके बुक बनाना, बुक बाइंडिंग. दवाखाना चालवणे, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये कैसे चलाते हैं. धोबी काम, कपड़े धोने का काम. असे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रियां करत. ऐसे बहुत सारे उद्योग उन्होंने लेडीज़ को सिखाए, यानी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया लेडीज़ की वेलफेअर के लिए. ही त्या काळी फारच नवलाईची गोष्ट ठरली. ये उस ज़माने में बहुत ही एक नॉवल चीज़ बन गई, यानी अजीबोगरीब, ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले. 2,500 लोग बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतःच तयार केला आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारही लावला. अभी इसके अलावा और इनकी कुछ खूबियाँ बता रहे हैं कि प्रार्थना मंदिर बांधने के समय, प्रार्थना मंदिर यानी प्रेयर हॉल, बहुत बड़ा प्रेयर हॉल, 2,500 यानी 2,500 लोग उसमें बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी का प्रेयर हॉल उन्होंने मिलकर बनाया. तो उसमें उन्होंने काटकसर म्हणून, काटकसर यानी इकॉनॉमिकल, पैसा बचाने के लिए रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतःच तयार केला. आराखडा यानी उसका प्लान, उसके डिज़ाइन, जो आर्किटेक्ट बनाता है वो उन्होंने खुद तैयार किया है ना, इतनी इंटेलिजेंट थी वो. आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून, और सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं बनाई बल्कि अपने सर पर ईंट लेकर जाती थी वो, वाहून बांधकामाला हातभार ही लावला. अपने खुद हाथ से उन्होंने उसको बांधकाम को मदद भी की, यानी खुद मेहनत भी की उसमें. कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नाही. कोई भी काम करने में उन्होंने कभी भी कमीपना महसूस नहीं किया कि ये सर पे वीट उठाना तो बहुत छोटा काम है, नहीं, ऐसा उन्होंने महसूस नहीं किया. श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. श्रम प्रतिष्ठा, श्रम यानी मेहनत करना, प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज, डिग्निटी, यानी मेहनत करने में डिग्निटी है. धड़ा, लेसन, ये सबक उन्होंने आपल्या कृतीतून, अपने काम करके प्रैक्टिकली आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. आश्रम में जो लड़कियां रहती थी, नेहमी हमेशा उनको खुद अपने एग्जाम्पल से उन्होंने सिखाया. रमाबाईंचे आयुष्य म्हणजे संघर्षांची आणि संकटांची एक दीर्घ साखळी होती. तो रमाबाई का जीवन, आयुष्य, जीवन, जिंदगी संघर्षाची यानी स्ट्रगल की, और संकटाची यानी बहुत सारे मुसीबतों की एक दीर्घ, बहुत बड़ी साकड़ी होती, एक चेन, एक बहुत बड़ी जैसे चेन होती है. यानी उनकी पूरी ज़िंदगी में एक के बाद एक स्ट्रगल और मुसीबत से भरी हुई ज़िंदगी थी. पण त्या खचल्या नाहीत, लेकिन फिर भी वो थकी नाही. स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई या सहस्रकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सतशील साध्वी होत्या. तो स्त्री जाति के लिए, स्त्री जाति को एक इंसान बोल के देखना और उसकी विकास, उसकी तरक्की होते हुए देखना, ये पंडिता रमाबाई इस मिलेनियम की सहस्रकातील, इस पूरे मिलेनियम की एकमेव, एकलौती कर्मयोगिनी, काम करने वाली व सतशील साध्वी होत्या. सतशील, सच के रास्ते पर फर्मली एकदम खड़े होना, दृढ़ निश्चय के साथ, यानी जो सच, जिस चीज़ को मान लिया उसके लिए पूरी ज़िंदगी लगा देना, उससे पीछे नहीं हटना. तो ऐसी एक बहुत कर्मयोगिनी और सतशील साध्वी थी. ये सब विशेषणे उनके साथ में आए हैं. त्या अशा सूर्यकन्या होत्या ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळणे आले,
पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्यांचे नंदनवन करत कित्येक काळोखी आयुष्ये उजळवून टाकली. तो त्या अशा सूर्यकन्या होत्या. वो ऐसी सूरज की बेटी थी ज्यांच्या नशीबी उनके खुद के नसीब में तो स्वतःच्या तेजामुळे अपने खुद की रोशनी की वजह से आयुष्यात होरपड़ने आले. उनकी ज़िंदगी में तो होरपड़ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज मुसीबतें उनकी ज़िंदगी में आई, पण त्यांनी लेकिन फिर भी उन्होंने अनेक वाळवंटी आयुष्यांचे, वाळवंटी डेजर्ट के जैसे सुनसान वीरान ऐसे ज़िंदगियों को, ऐसी औरतों की ज़िंदगियों को नंदनवन करत ग्रीन फॉरेस्ट बना दिया. नंदनवन हरा भरा बना दिया, यानी डेजर्ट को हरा भरा बना दिया. यानी उनकी ज़िंदगी, औरतों की ज़िंदगी जो बहुत ही मुश्किल की थी, ये पीछे उनके काम हमने देखे, इतने सारे बिजनेस सिखाए और इतना सारा नॉलेज दिया, उससे उनकी ज़िंदगी हरी भरी हो गई, यानी सक्सेसफुल हो गई. करत कित्येक काळोखी आयुष्ये उजळवून टाकले. कित्येक काळोखी डार्क आयुष्य ज़िंदगी, कितनों की डार्क ज़िंदगी उन्होंने उजड़वून टाकली, ब्राइटनेस में बदल दी, रोशनी में बदल दी अपने काम से. तो ये लेसन था बच्चों. इसमें पंडिता रमाबाई के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा. उन्होंने क्या क्या काम किए औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए. ये बहुत ही बड़ी मिसाल है हमारे लिए. तो आप लोग ये लेसन को अच्छे से रीड कर लो बच्चों. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. जब तक के लिए बाय बाय.